स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करते हैं। हम जिंदगी में अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो शुरुआत में तो इतने दयालु और प्यारे लगते हैं कि बस पूछिए मत। ऐसा लगता है जैसे हमें सबसे अच्छा दोस्त मिल गया हो, लेकिन असल में वो एक चमकीला मुखौटा होता है। और आज हम उसी मुखौटे को हटाकर इन तथाकथित अच्छे दोस्तों की मनोवैज्ञानिक असलियत को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस टॉक्सिक या जहरीले व्यवहार के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस जहरीली दोस्ती के मुखौटे और असलियत को समझेंगे। उसके बाद टॉक्सिक व्यवहार के 5 मुख्य स्तंभों पर एक एक करके बात करेंगे। पहला, आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिज्म। दूसरा, अधिकार की भावना यानी एंटाइटलमेंट। फिर विक्टिम माइंडसेट, लव बॉम्बिंग और अंत में गैसलाइटिंग। और सबसे आखिर में हम ये सीखेंगे कि अपने रिश्तों का सही आकलन कैसे किया जाए। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। जहरीली दोस्ती का पर्दाफाश, मुखौटा बनाम असलियत। हम में से किसी के भी आसपास बैठा व्यक्ति शायद खतरनाक हो सकता है, लेकिन सच कहें तो इसका एहसास होने से बहुत पहले ही नुकसान हो चुका होता है। लोग अक्सर शुरुआत में इन इंसानों को इतना अच्छा पाते हैं कि इन्हें झट से अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेते हैं। ये भ्रम तब तक बना रहता है जब तक अचानक से कोई बड़ा धोखा ना मिल जाए, जैसे पैसे चोरी हो जाना या कोई बहुत गहरा राज दूसरों के सामने खुल जाना। जब तक ये मुखौटा गिरता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो कि पहला स्तंभ है, आत्ममुग्धता या नार्सिसिज्म। खुद पर फिदा एक हीरो। आत्ममुग्धता या कहें नार्सिसिज्म, ये एक ऐसा लक्षण है जहां इंसान खुद को बिल्कुल परफेक्ट या सर्वोपरि मानता है। और सबसे डरावनी बात क्या है, ऐसे लोगों में पछतावे की कोई भावना नहीं होती। उन्हें लगता ही नहीं कि वो कभी कुछ गलत कर सकते हैं। अपनी मन मर्जी का काम निकलवाने के लिए वो बड़ी आसानी से दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं और ब्लैकमेल तक कर सकते हैं। दूसरों की भावनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इस बात को समझने के लिए इस कोट पर गौर कीजिए। वे खुद को एक फिल्म का हीरो मानते हैं और अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए लोगों का इस्तेमाल सिर्फ सपोर्टिंग किरदारों की तरह करते हैं। ये एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति का दुनिया को देखने का सटीक नजरिया है। उनके लिए बाकी असली इंसान बस उनकी कहानी के छोटे मोटे प्रॉप्स या बैकग्राउंड डांसर से ज्यादा कुछ नहीं है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो बहुत ही दिलचस्प है। कैसे एक बेहद खतरनाक और सोशियोपैथिक व्यवहार को शुरुआत में प्यार या आकर्षक जिद की तरह पेश किया जाता है। एक स्टॉकर का उदाहरण लेते हैं। कॉलेज या ट्यूशन के बाद लगातार किसी का पीछा करना, साफ साफ मना करने के बावजूद हार ना मानना और ब्लॉक किए जाने पर नए नए नंबरों से मैसेज करना। ध्यान दीजिए, ये कोई सच्चा प्यार नहीं है। ये सामने वाले की भावनाओं को पूरी तरह से इग्नोर करके सिर्फ अपनी जिद पूरी करने की एक टॉक्सिक कोशिश है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है दूसरा स्तंभ, अधिकार की भावना यानी एंटाइटलमेंट। ये सोच कि दुनिया तो बस उनकी कर्जदार है। एंटाइटलमेंट एक ऐसी जहरीली सोच है जहां किसी को लगता है कि सारी दुनिया उनकी सेवा करने के लिए ही बनी है। ऐसे लोग तब तक बहुत ही समझदार और पॉजिटिव लगते हैं जब तक कि उनकी हर बात मानी जा रही हो, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब उन्हें किसी काम के लिए ना सुनना पड़े। उन्हें लगता है कि हमेशा मदद पाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और इनकार सुनते ही वो तुरंत भड़क जाते हैं। इस लक्षण को पहचानना वाकई बहुत आसान है। जरा सोचिए, एक 25 साल का युवक एक नया और महंगा स्मार्टफोन मांगता है। जब उसे कहा जाता है कि इसे खुद कमाकर खरीदो, तो वो क्या करता है? वो खाना पीना छोड़ देता है और पूरे हफ्ते मुंह फुलाकर बैठ जाता है। जब किसी की अनुचित मांग पूरी नहीं होती तो उनका बच्चों की तरह नखरे दिखाना या बात करना बंद कर देना, ये सब साफ दिखाता है कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि दूसरों की अपनी भी कोई जिंदगी है, वो बस उनके नौकर नहीं है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, विक्टिम माइंडसेट और लव बॉम्बिंग। यहां हम सहानुभूति और साजिश के उस खतरनाक कॉम्बिनेशन को देखेंगे जो अक्सर लोगों को पूरी तरह से भ्रमित कर देता है। अब जब कोई इंसान हमेशा एक सताए हुए बेचारे की तरह व्यवहार करे तो उसके प्रति सहानुभूति महसूस होना बहुत ही स्वाभाविक है। विक्टिम माइंडसेट वाले लोग अक्सर ऐसा दिखाते हैं जैसे वो एक ऐसा पंचिंग बैग है जिस पर हर कोई आकर वार कर रहा है, लेकिन असलियत में ये लोग इन दुखद कहानियों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी गलतियों की जिम्मेदारी से बचने और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम एक सचमुच परेशान इंसान और एक टॉक्सिक अटेंशन सीकर के बीच का फर्क कैसे पहचानें? ये सिंपल सा टेस्ट बहुत काम आ सकता है। उनसे बस ये पूछिए, क्या आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, या क्या आप इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ कर रहे हैं? और गौर कीजिए कि क्या वो इसका सही जवाब देते हैं या फिर भड़क जाते हैं और दूसरों से आपकी शिकायत करने लगते हैं।
अगर वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी लेने से बचें तो ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। इसी से जुड़ा है लव बॉम्बिंग। ये अत्यधिक प्यार और इनामों की बारिश करने की एक ऐसी चाल है जो किसी नशे जैसी होती है। जब तक कोई इंसान इन मैनिपुलेटर्स की बात मानता है वो उसे आसमान पर बिठाकर रखेंगे, लेकिन जैसे ही कोई अपनी सीमाएं तय करता है या अपनी मर्जी चलाता है, वो प्यार तुरंत वापस ले लिया जाता है और उसकी जगह मिलती है सजा। ये तरीका लोगों को ताने और रूखे व्यवहार से बचने के लिए उनके ही जाल में फंसाए रखता है। ये स्लाइड बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाती है कि जब चीजें इन टॉक्सिक लोगों के मन मुताबिक नहीं होती तो एंटाइटलमेंट और लव बॉम्बिंग में क्या अंतर होता है। बाईं तरफ देखिए, एंटाइटलमेंट वाले लोग तुरंत नखरे दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मदद पाना उनका अधिकार है और दुनिया उनकी कर्जदार है। वहीं दाईं तरफ लव बॉम्बर्स तुरंत प्यार दिखाना बंद कर देते हैं, ताने मारते हैं और सामने वाले से अपने नियम मनवाने के लिए उसे मानसिक तौर पर सजा देते हैं। चलिए अब चलते हैं 5वें भाग पर। 5वां स्तंभ, गैस लाइटिंग, असलियत से खिलवाड़। गैस लाइटिंग, ये नाम आजकल बहुत सुना जाता है। ये गुमराह करने की एक ऐसी भयानक चालाकी है जिसका मकसद सामने वाले को खुद की ही भावनाओं, विचारों और यहाँ तक कि अपनी याददाश्त पर शक करने के लिए मजबूर कर देना है। गैस लाइटर इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि सामने वाला इंसान अपराध बोध और शर्म महसूस करने लगता है। वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है कि शायद वो सच में पागल हो रहा है। इस बात को इस कोट से समझिए, कल मैंने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरे साथ वैसा किया था, मतलब ये सब तुम्हारी ही गलती है ना अजीब? गैस लाइटर अपनी खुद की हानिकारक हरकतों का पूरा दोष बड़ी ही चालाकी से सामने वाले पर डाल देता है। और कमाल की बात यह है कि वो निर्दोष इंसान को इस हद तक मजबूर कर देता है कि वो अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के लिए खुद ही माफी मांगने लगता है। ये टेबल बिल्कुल साफ कर देती है कि गैस लाइटर्स कैसे बुनियादी तथ्यों को कॉन्फिडेंस के साथ तोड़ मरोड़ते हैं। मान लीजिए मीटिंग सुबह 9 बजे की तय थी और गैस लाइटर लेट आता है, तो वो माफी मांगने के बजाय पूरे आत्मविश्वास से कहेगा कि अरे मीटिंग तो 10 बजे की थी। वो इसे इतने यकीन से कहेगा कि दूसरा इंसान कंफ्यूज होकर सोचेगा क्या मैं ही भूल गया था। वो पूरी कहानी को ऐसे घुमा देते हैं कि पीड़ित इंसान खुद को ही गलत समझने लगता है। अब आते हैं हमारे छठे और अंतिम भाग पर, अपने रिश्तों का आकलन, खुद के भीतर झांकना। आज के इस एक्सप्लेनर ने हमें इन सभी सोशियोपैथिक व्यवहारों को शुरुआती दौर में पहचानने की एक बेहतरीन गाइड दी है। इन रेड फ्लैग्स को समय रहते पकड़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो दयालु दिखने वाले दोस्तों का अचानक धोखा देना हो, उनका आत्ममुग्ध होना हो, हर छोटी बात पर नखरे दिखाना हो, या फिर बिना जिम्मेदारी लिए लगातार दुखद कहानियां सुनाकर लव बॉम्बिंग के जाल में फंसाना हो। अगर हम इन्हें पहले ही पहचान लें तो हम अपने रिश्तों में किसी भी गहरे नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। और इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल। ये तो ठीक है कि हमने इन व्यवहारों को दूसरों में पहचाना, लेकिन क्या हमने कभी खुद अपना काम निकलवाने, कोई गलती छिपाने या किसी को चालाकी से कंट्रोल करने के लिए इन टॉक्सिक तरीकों का इस्तेमाल किया है? क्या इनमें से कोई भी गहरा काला स्तंभ हमारे खुद के भीतर तो मौजूद नहीं है? सच्ची समझ तभी आती है जब हम इस आईने को कभी-कभी खुद की तरफ भी मोड़ें। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए काफी कुछ है ना? चलिए फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।